हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो आज हम करने वाले हैं कंटिन्यू हमारे लेक्चर सीरीज़ को, जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे थे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। और अब तक हमने 2 लेक्चर सीरीज़ में 15 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आप उन वीडियोज़ को देख सकें। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे 16 क्वेश्चन से, जो कि एक डेफिनेशन है जो पूछती है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। वैसे तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटेल में हमारे पास जो वीडियो सॉल्यूशन थी उसमें पढ़ लिया था, पर अब हमें सिग्निफिकेंट डिजिट को सिर्फ एक हमारे पास डेफिनेशन के तौर पे लिखना है। तो हम उसमें क्या लिखेंगे, हम ये बताएंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास अनश्योर डिजिट्स होती हैं जिनके बारे में हम श्योर नहीं होते। तो वो डिजिट्स की डेफिनेशन एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर आर ऑल सर्टेन डिजिट प्लस वन डाउटफुल डिजिट। कि आपके पास सर्टेन डिजिट के साथ साथ जो डाउटफुल डिजिट होती हैं उन सब का सम आपके पास क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये किस बात पे डिपेंड करती है, ये आपके प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है। आप जो स्केल ऑफ मेजरमेंट कर रहे हैं या आप जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रिसीजन, उसकी एक्यूरेसी, वो कितना हद तक आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। मैंने आपको लेक्चर सीरीज़ में बताया था कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। आप किसी रिजल्ट के कितना ट्रू वैल्यू के क्लोज जा रहे हो, दैट इज़ योर प्रिसीजन, प्रिसाइजनेस ऑफ योर रिजल्ट। और आप बार बार किसी एक्सपेरिमेंट को, बार बार किसी रिजल्ट के को आप गेन कर रहे हो या फिर आप ऑब्टेन कर रहे हो और आपका आंसर बार बार ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। जैसे आपने फर्स्ट बार एक्सपेरिमेंट किया, आपका आंसर आया 18.25, देन फिर आपने किया तो आपका आया 18.3, उसके बाद जैसे ही आपने किया तो आया 18.23। मतलब आपका हर बार जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट सेम आपके पास रिजल्ट्स दे रहा है। दैट इज नोन एज इट्स एक्यूरेसी। तो उन डिजिट्स के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने डाउटेबल और कितने आपके पास सर्टेन डिजिट्स हैं, उन सब का सम ही क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका एग्जांपल दे देंगे कि 18.25 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमने देखा था, जो हमने पढ़ा था रूल्स में, कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं ऑल आर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ऑल आर सिग्निफिकेंट एंड कंसीडरेबल। तो यहाँ पे 1 2 3 4 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल है, इसमें बोला गया है कि कोई सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का और वो सेवरली कॉन्टेमिनेटेड है CHCl3 से, जो कि हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म से आपके पास कोई सैंपल वाटर का आपके पास कॉन्टेमिनेटेड है और वो कार्सियोजेनिक हो सकता है, वो कैंसर क्रिएट करने का रीज़न हो सकता है। और उसके अंदर जो कॉन्टेमिनेशन का लेवल है दैट इज़ 15 ppm बाय मास। मतलब इतना परसेंटेज उसके अंदर कंपोजिशन है किसकी, इस CHCl3 की, जो कार्सियोजेनिक है। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने मोलालिटी या मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म्स सीखी थी, वहाँ हमने क्वेश्चन किया था सेम कार्सियोजेनिक रिलेशन ऑफ CHCl3 से। वहाँ भी हमने ppm और ppb को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि ppm होता है 10⁻⁻6 और ppb मीन्स होता है 10⁻⁻8। दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स, हम बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। कि आप कंसंट्रेशन टर्म्स को जब आप एनालाइज कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आप ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उनको कंसिडरेशन में लेते हो, दैट इज ppm एंड ppb। ppm का मतलब होता है कि 10⁻6 अगर आपके पास टोटल यूनिट है तो उसमें से सिर्फ एक पार्ट को ऑक्युपाई किया गया है, दैट इज 1 ppm। पर यहाँ कितने ppm बोला गया है, दैट इज 15 ppm। मतलब 10⁻6 अगर टोटल पार्ट है किसी भी चीज़ का, चाहे वो बाय मास हो, बाय वॉल्यूम हो, तो अगर 10⁻6 टोटल में से जो CHCl3 है उसने कितना पार्ट ऑक्युपाई किया, ओनली 15। तो अब हमें निकालना है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। अब हमें इसे परसेंटेज बाय मास में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिकुलर फॉर्मूला जब भी आपने ड्राइव किया है तो आप परसेंटेज बाय मास को डायरेक्ट ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपके पास लेवल कॉन्टेमिनेशन का है, जिसको उन्होंने एज अ कंसंट्रेशन टर्म आपको प्रोवाइड किया, आपको उसको परसेंटेज की फॉर्म में ऑब्टेन करना है।
तो सबसे पहले देखिए कि 15 ppm को हम क्या लिखेंगे, 15 इंटू 10⁻⁻6, राइट, क्योंकि 1 ppm हमारे पास 10⁻⁻6 होता है। तो हम इसको उसका मतलब क्या समझ सकते हैं कि 15 पार्ट्स ऑफ CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म इन 10⁻6 पार्ट्स। दैट मीन्स कि आपके पास इस 10⁻6 को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो ये कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा, मतलब टोटल ये है और उसमें से CHCl3 ने सिर्फ 15 पार्ट को क्या किया है, ऑक्युपाई किया है। अब हमें निकालना क्या है, इसका परसेंटेज मास ऑफ CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म किस परसेंटेज मास के कितने परसेंटेज को ऑक्युपाई किए हुए है। मतलब इसमें क्या है, ये जो 15 ppm है इसको हम कितना परसेंटेज बोलेंगे उस सॉल्यूशन का बाय मास, तो हमें वो निकालना है। तो जब भी हम किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। नीचे क्या होता है, टोटल, टोटल में से कितना CHCl3 बाय मास आया गुना 100, तो टोटल कितना है 10⁻6 और कितना पार्ट ऑक्युपाई किया गया है, दैट इज 15 और इनटू क्या है 100 फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू परसेंटेज। अब आपको पता है पावर नीचे पॉजिटिव है, जैसे ही हम इसको सोल्व करने के लिए ऊपर ले जाएंगे ये क्या बन जाएगा 10⁻⁻6। तो चलिए इसको लिख देते हैं 15 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻2, ये माइनस का साइन हो गया। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -6 + 2 क्या होता है -4। तो हम क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻4 परसेंटेज। और हम इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यहाँ से एक जीरो लेके और इस यहाँ पॉइंट बना दिया जाए और क्या आ जाए 1.5 इंटू 10⁻³ आपको पता है जैसे ही हम पॉइंट्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं यहाँ ये चीज़ जो है इंक्रीज हो जाती है। -4 को इंक्रीज करना है तो इधर की साइड जाएंगे, राइट साइड। आपको पता है ना माइनस को जितना बड़ा करते हैं वो छोटा होता जाता है। तो अगर हमें यहाँ इसको पॉइंट में लाना है तो हम क्या करेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मास परसेंटेज ऑफ CHCl3 हमारे पास आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻³ परसेंटेज। अब हमें क्या करना है, हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। हमारे पास क्वेश्चन का सेकंड पार्ट फाइंड आउट करने का काम है, मोलैलिटी निकालनी हमारे पास इस मास परसेंटेज की CHCl3 की। तो देखिए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मोलैलिटी निकालनी है CHCl3 की आपको। तो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ पे क्या है CHCl3 है आपके पास, और हम क्या नीचे क्या लेते हैं वेट या फिर मास हमारे पास किसका ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और अगर ग्राम्स में है तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, पर आप kg में उसको लेके चलते हैं इन जनरल। तो आपके पास मोलैलिटी का ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए किसके CHCl3 के, और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और आपको पता है मास परसेंटेज CHCl3 की गिवन कितनी आ गई हम आपके पास 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। अगर इस परसेंटेज को हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना हो तो हम एज सच कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको ग्राम्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको इसका मोलिकुलर वेट चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे CHCl3 का 12 + 1 + 3 इंटू 35.5। अब तक शायद से आप लोगों ने 1 to 20 सारे मोलर मास याद कर लिए होंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत नेसेसरी है आगे फर्दर कैलकुलेशंस करने के लिए। जब हम इसको सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ग्राम्स पर मोल। अब ये हमारे पास मोलिकुलर वेट आ गया, इसको यहाँ रख दीजिए 119.5 ग्राम्स पर मोल। तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे सोल्व करने से वो आएंगे 1.25 इंटू 10⁻⁻5। ये आ गए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। आप इसको अगर सोल्व करना चाहें तो इसको 1.5 एज इट इज़ रहने दीजिए और इसको 120 कंसीडर कर लीजिए, देन आपके पास जो आपकी कैलकुलेशन है वो फर्दर ईजी हो जाएगी। अब देखिए आपको क्या करना है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, आप गिवन वेट को क्या लेके चलेंगे, आप क्या कंसीडर करके चले हैं कि आपके पास इतना CHCl3 है ग्राम्स के अंदर।
तो हर चीज़ अपने आप में टोटल 100 होती है। तो लेट अस कंसिडर कि आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 100 ग्राम्स है। ठीक है, आप 100 ग्राम्स उसको टोटल लेके चले हैं। अब क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ग्राम पर मोल था, ये भी गिवन वेट हमारे पास ग्राम्स में था, तो हमने मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम्स कंसीडर कर लिया। अगर हम 100 ग्राम्स कंसीडर करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम वो करके देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1.25 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय, अब वेट हमारे पास सोलवेंट का वेट इन ग्राम्स हम कितना मान के चले, 100 इंटू 1000, क्योंकि ग्राम्स में आते ही हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 1000 से। 20 से 20 कैंसिल, सिर्फ एक जीरो बची, क्या आया 1.25 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻1, यानी कि इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोलल स्मॉल एम। ये आपके पास क्या आ गई, मोलालिटी आ गई किस सॉल्यूशन की, CHCl3 की, जो कि कॉन्टेमिनेटेड था बाय 15 ppm। राइट, अब देखते हैं चलिए 18th क्वेश्चन। इसमें आपको साइंटिफिक नोटेशंस में इसको एक्सप्रेस करना था। अब देखिए, हमें जब भी पॉइंट्स को राइट साइड शिफ्ट करना होता है तो हम आपके पास 10 की पावर नेगेटिव जाती है, और जब भी आपको पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होता है तो 10 की पावर पॉजिटिव हो जाती है। ये आप याद रखेंगे। अब जैसे मुझे पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, मुझे नॉन ज़ीरो जो आपके पास डिजिट्स हैं उनके बीच में पॉइंट लाना है, तो आप क्या करेंगे 1 2 3, तो 3 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे 4.8, तो 10 की पावर क्या कर दीजिए 3 डिजिट को शिफ्ट करके हम पहुँचे हैं, तो 10⁻⁻3। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब मेरे को ये करना है कि मैं 2 के बाद ही पॉइंट लगा दूं, ताकि आपके पास कंसिडरेबल एक छोटी क्वांटिटी आ जाए जिसको आप इजीली क्योंकि आप देखिए आप 234 को कहीं भी कैलकुलेशन में लेंगे तो आप वो बड़ी हो जाएगी क्वांटिटी। तो आप 2 को अगर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे आप अप्रोक्सीमेटली 2.5 ले लेंगे, या फिर 3 भी ले लेंगे, 2 भी ले सकते हो अगर आप ज़्यादा दूर दूर आपके आंसर्स हैं। तो ईजी होता है जब हम साइंटिफिक नोटेशन में उनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 234 को आप कैसे कर सकते हो, आपको जो डेसिमल पॉइंट से राइट साइड जाना है तो 1 2 3 4 5 कितने डिजिट्स को क्रॉस किया, 5 डिजिट को, तो 10⁻5। अब देखिए आपको क्या करना है, 1 2 3, आपको क्या करना था, अभी आप यहाँ से लेफ्ट साइड आना है, 1 2 3 डिजिट्स करके पॉइंट लगाना है, तो आपके पास 10 की पावर कितनी आ गई, 3। अब आपको इसमें क्या देखना है कि आपको इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में। कितने डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ा पॉइंट को लाने के लिए, 1 2, तो क्या लिख दीजिए 10⁻2। अब आप देख पा रहे 6.0012 को मैंने एज इट इज़ लिखा है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप ये अपने आप में एक स्मॉलेस्ट टर्म में, अगर आप इसे कन्वर्ट भी करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आपको इसको 60 की टर्म्स में लिखना है, तो आप क्या करेंगे 60 के लिए यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो 60.012, 10 की पावर कितना चले थे हम, सिर्फ एक ही डिजिट, वो भी किसमें, राइट में, तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक सिंपल सी बात है, अगर आप पॉइंट को राइट में शिफ्ट कर रहे हो तो 10 की पावर नेगेटिव कर दीजिए। कितना नेगेटिव करेंगे, जितने डिजिट आपने डेसिमल को मूव कराया। अगर आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो पॉइंट्स को जहाँ शिफ्ट किया है वहाँ लेफ्ट साइड जाने के लिए कितने डिजिट्स को क्रॉस करके गए वो आप 10 की पावर में लगा दीजिए, वो भी पॉजिटिव। लेफ्ट में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, राइट में जा रहे हैं तो नेगेटिव पावर आ जाएगी। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं। हमने क्या देखा था कि आपके पास पॉइंट के बाद की जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली, और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में जो आने वाली ज़ीरो होती हैं सिर्फ वही सिग्निफिकेंट होती हैं। पर ये तो आपके पास पॉइंट से पहले वाली हो गई, और ये आपके पास क्या होंगी, दोनों नॉन ज़ीरो हो गई, मतलब ये दोनों ज़ीरो हैं, नॉन ज़ीरो नहीं है, तो सिर्फ 2 ही हमारे पास क्या आ गई, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गई। अब देखिए 1 2 3, अब ये ज़ीरो क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये 2 नॉन ज़ीरो या फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच की आपके पास डिजिट है। आगे देखिए 1 2 3 4, ये दोनों क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रही हैं। अब इसमें 1 2 3, ये तीनों कंसिडरेबल क्यों नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि पॉइंट के बाद में आने वाली ज़ीरो कंसिडरेबल होती हैं। यहाँ पे तो आपके पास ये बाद वाली ज़ीरो है ही नहीं, ये तो आपके पास एज इट इज़ नंबर में इंक्लूडेड है। तो सिर्फ आपके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3, ओनली एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3।
देखिए नेक्स्ट इसी में क्या है, 500 है आपके पास, कि 500 में कितनी है 1 2 3। अब देखिए पॉइंट के बाद की 0 सिग्निफिकेंट, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास हो गई हैं। अब देखिए अब इनको राउंड ऑफ करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हमने क्या देखा, हमने रूल पढ़ा था कि अगर आपके पास जिस भी डिजिट तक आपको सिग्निफिकेंट बताना है, अगर उसके बाद कोई डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो पहले वाली डिजिट को 1 प्लस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए 1 2 3, ये 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 2 3। अब इस 5 के बाद की जो डिजिट है वो 9, वो ग्रेटर देन 5 है, तो उससे पहले वाली डिजिट को आपको क्या कर देना होगा 1 प्लस। इसीलिए 0.046 आपके पास क्या आ गया सिग्निफिकेंट फिगर, वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर फॉर्म में। अब देखिए 1 2 3 आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 1 जो है वो लेस देन 5 है, इसीलिए 4 क्या रहेगा अनचेंज रहेगा। अगर यहाँ वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता तो हम चेंज करने के बारे में सोचते। 34.216। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 1 भी क्या है सिग्निफिकेंट फिगर के जस्ट बाद वाला 5 से छोटा है, तो 34.2 आपके पास क्या आ जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। आप यहाँ देखिए 2808 में कोई पॉइंट नहीं है, आप कैसे इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आओगे। तो आपको ये पता है कि 28 के जस्ट नियर अबाउट ऐसी क्या चीज़ आती है जिसके पीछे 0 आता हो, ताकि वो 0 तो कंसिडर ना हो पर 3 डिजिट्स कंसिडरेबल हो जाएं। तो आप 2800 पे तो जाओगे नहीं, क्योंकि वहाँ तो 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट बनेंगी। तो क्यों ना ये हम इसको 10 कर दें। ये तो 808 है, 809 810, तो हम 810 कर देंगे। 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, ये सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर स्पीड ऑफ लाइट आपके पास दी हुई है, जो आपको पता है c होती है हमारे पास, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अगर इसी को सेंटीमीटर में पूछा जाए तो क्या होगी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाना है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁸ में 10⁻2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, क्या बनेगा 10⁻10। अगर डिस्टेंस है 2 ns का मतलब है नैनो सेकेंड, मतलब 2 × 10⁻⁻9 सेकेंड्स, राइट। अब हमारे पास क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस हमें निकालना है। तो आपने पढ़ा है स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। हमने वही किया है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास क्या थी गिवन मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में, पर सेकंड का मतलब होता है सेकंड इनवर्स, और ये है सेकंड इनवर्स से सिंपल एस कैंसिल, क्योंकि इनवर्स का मतलब होता है m/s और ये क्या है s, तो s से s कैंसिल। हमारे पास डिस्टेंस किस में बचेगा मीटर में। 3 2 6 और 10 की पावर 8 और माइनस का 9, बड़ा कौन है 9, तो क्या आएगा माइनस का 1 यानी 0.6 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमने जब लिमिटिंग रिएजेंट्स पढ़े तब भी हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पक्का पता चल जाएगा, पर फिर भी मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देती हूँ। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम अमाउंट में प्रेजेंट है और हमें उसकी ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे रिएजेंट्स को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक एटम है जो कि B2 मतलब एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक AB2 टाइप का मॉलिक्यूल बना रहा है। अब मान लीजिए ए को AB2 बनाने के लिए 1 मोल इसका और इसको रिक्वायरमेंट होती है 2 हमारे पास मोल की। अगर मैं इसको 1 ना दे करके इसको 2 दे दूं और इसको 1 ही दूं, तो इसको तो 2 चाहिए था और 2 नहीं मिलने के कारण ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा और आपके पास रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो जो भी आपके पास रिएजेंट या रिक्वायरमेंट से आपके पास कम अमाउंट में अवेलेबल होता है उसको आप बोलते हो लिमिटिंग रिएजेंट, और उससे आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी अफेक्ट होता है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 300 एटम्स ऑफ ए
200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपको बताना है यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो देखिए इसके 200 एटम्स हैं, इसके अंदर 300 एटम्स है और इसके अंदर 200 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इसके 300 एटम्स है तो इसके भी 300 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए थे, ताकि वो 300 मॉलिक्यूल्स दे दे किसके, AB2 के। तो ये तो आपके पास, चलिए आपके पास 300 है, पर 200 रिक्वायर्ड अमाउंट से कम में है, इसके भी 300 आपके पास मॉलिक्यूल्स होने चाहिए थे। हैंस जो आपके पास बी है वो क्या है, लिमिटेड अमाउंट्स में है, जितना रिक्वायर्ड था उतना नहीं है, हैंस बी इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ ए प्लस 3 मोल्स ऑफ बी। मतलब अगर ये 2 मोल है तो इसके 3 मोल दिए हुए हैं। अब इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट कर लेंगे, पर जो एक एक्सेस में 1 मोल बचेगा वो तो एक्स्ट्रा हो गया, दैट मीन बी तो हमारे पास एक्स्ट्रा में है। तो लिमिट में कौन प्रेजेंट हुआ, ए, हैंस ए इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। आगे देखिए 100 एटम्स ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, ए प्लस B2 टू फॉर्म AB2। तो 100 एटम्स ए के 100 मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्ट कर देंगे तो आपके पास कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ नहीं है, दोनों रिक्वायर्ड अमाउंट में जितने चाहिए थे। आगे देखिए 5 मोल्स ऑफ ए प्लस 2.5 मोल्स ऑफ बी। अगर इसके 5 मोल हैं तो इसके भी 5 ही होने चाहिए थे, यानी कि बी अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से 2.5 कम है, हेंस ए एक्सेस में है, तो बी क्या आ गया आपके पास, लिमिटिंग रिएजेंट। आगे देखिए 2.5 मोल ऑफ ए एंड 5 मोल्स ऑफ बी। यहाँ बी आपके पास एक्सेस में है क्योंकि इसको रिएक्ट भी किससे करना था, 5 मोल से, तो ए हमारे पास यहाँ क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलिए इस लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे और बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और ट्राई करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, और फिर देख करेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं या आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, अपने क्वेरीज़ को ज़रूर डालिए। इससे हमें भी पता चलेगा कि हमारे कंसेप्ट आपको कितने समझ आ रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी नई वीडियोज़ का पता चलता रहे और वो नई नई चीज़ें सीखते रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग।